दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद भी भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है गरीबी। जी हाँ, भारत में अभी भी 230 मिलियन से अधिक लोग गरीबी में जी रहे हैं। वहीं देश को इस अभिशाप से बाहर निकालने के लिए सरकार जी जान लगा रही है और कहीं ना कहीं उनकी ये मेहनत रंग भी लाती दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग ने गरीबी से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की है। वहीं भारत की गरीबी को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने भी एक इंडेक्स जारी किया है। दोनों ही रिपोर्ट चौंका देने वाली हैं। आखिर क्या है इन रिपोर्ट्स में, किन इंडिकेटर के बेस पर पॉवर्टी इंडेक्स तैयार किया जाता है और अमीरी कैसे मापी जाती है, क्या कभी भारत की गरीबी दूर हो पाएगी? चलिए दोस्तों, जानते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। क्या आपको पता है भारत में 100 में से 30 लोग ऐसे हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को फेस करते हैं। नीति आयोग के डेटा के अनुसार की बात मैं आपको बता रहा हूँ, बट क्या आपको पता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है? तो आइए समझते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीजीपीएफ पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेक्टेड ऐसे को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की। लेकिन जब भी हम पॉवर्टी सुनते हैं हमारे दिमाग में एक टर्म आता है और वो आता है इनकम। हम अक्सर ये सोचते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऐसा परिवार जिसकी अर्निंग लो होती है, एक ऐसा परिवार जो बहुत कम पैसा कमाता है, उसको हम गरीब परिवार कहते हैं और अक्सर हम पॉवर्टी को इसी चीज़ से रिलेट कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये पॉवर्टी है वो हमेशा पैसे से रिलेटेड नहीं होती, बल्कि ये इससे भी बहुत ज़्यादा ऊपर होती है। अगर आप देखोगे तो पॉवर्टी के अंदर केवल और केवल पैसे की बात नहीं होती, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, हाउसिंग, न्यूट्रिशन एंड सोशल अपॉर्चुनिटी की भी बात होती है। यानी ऐसा परिवार जिसकी एजुकेशन सिस्टम में अंदर उतनी ज़्यादा एक्सेस नहीं है, यानी कि उसके घर में पढ़ा लिखा इंसान बहुत कम है, हेल्थ केयर बहुत ख़राब है, सैनिटेशन उसके घर में ख़राब है, उसकी हाउसिंग यानी कि घर की कंडीशन बहुत ख़राब है, न्यूट्रिशन और सोशल अपॉर्चुनिटीज़ ख़राब है, दैट पर्सन इज़ ऑल्सो कंसिडर एज अ पुअर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा पॉवर्टी है ना, इस पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज इस ऐसे के अंदर हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे ताकि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क रेडी कर सकें जिसके वजह से हम पॉवर्टी को एड्रेस कर पाएँ। यानी कि अगर आप इंट्रोडक्शन लिखते तो आप इंट्रोडक्शन के अंदर ये लिख सकते थे कि जो पॉवर्टी है, ट्रेडिशनली लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि ये इनकम से रिलेटेड है, जहाँ पर एक ऐसा इंडिविजुअल जिसकी अर्निंग काफ़ी कम होती है उसको हम पुअर कंसीडर कर लेते हैं। हालांकि ऐसा कंसीडर करना कई बार गलत होता है, क्योंकि इनकम बेस्ड मेजर जो है वो केवल आपको एक सिंपल मैट्रिक देता है। ब्रॉडर रियलिटी के लिए आपको इससे भी आगे जाना पड़ेगा। ब्रॉडर रियलिटी के लिए हम देखते हैं कि पुअर वो लोग नहीं हैं जिनके पास सिर्फ पैसों की कमी है, बल्कि पुअर वो लोग भी हैं जिनके एजुकेशन बहुत ख़राब है, जिनका हेल्थ केयर बहुत ख़राब है, सैनिटेशन बहुत ख़राब है, जिनकी घर की हालत बहुत ख़राब है, न्यूट्रिशन बहुत ख़राब है उनका, एंड सोशल अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल पाती। अगर हम इस ब्रॉडर कंसेप्ट को समझे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को समझ करके एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क रेडी करें तो हम इस पॉवर्टी को एड्रेस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बट अभी भी एक सवाल आपके दिमाग में होगा कि सर आखिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है और इसका कंसेप्ट क्या कहता है, वो मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनना। देखो, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिकॉग्नाइज करती है कि कोई भी पर्सन, कोई भी ह्यूमन लाइफ के अंदर अगर कुछ चीज़ों की कमी है तो उस कमी को, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड या फिर एक्सेस ऑफ बेसिक सर्विसेज बियॉन्ड द मॉनेटरी मेजर्स, इसको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। यानी कि अगर आप देखोगे तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर हम उन चीज़ों को कंसीडर करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं जहां पैसे के अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो, जैसे कि एजुकेशन की प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम, लिविंग स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम या फिर एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज की प्रॉब्लम। ये सारी सर्विसेज या सारी प्रॉब्लम जब कंसीडर होती हैं, रिकॉग्नाइज होती हैं, तो इस पॉवर्टी को हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। यहाँ पर आप देखोगे यूनाइटेड नेशन का भी एक डेटा है, यानी कि यूएनडीपी, आपको पता होगा यूएनडीपी एक यूएन की ही बॉडी है। और ऐसे यूएन की कितनी सारी बॉडी हैं अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर से बताएंगे, ठीक है ना। अब देखो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि यूएन की बॉडी है और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने क्या किया है, इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को कहीं ना कहीं इवेलुएट करने का कुछ तरीका बताया है। और वो तरीका ये है कि इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को हम 3 बेसिस पे क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन का हेल्थ खराब है, किसी पर्सन की एजुकेशन खराब है, किसी पर्सन की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी खराब है, तो उसे हम पुअर कंसीडर करेंगे।
तो याद रखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसको मेजर करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है हेल्थ, यानी कि अगर किसी पर्सन के अंदर, मतलब कि अगर उसका बच्चा है, उसकी मोरालिटी रेट कम है या फिर उसका न्यूट्रिशन खराब है, दैट पर्सन इज ऑल्सो कंसिडर एज अ पुअर। जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो अगर कहीं पर ईयर ऑफ स्कूलिंग बहुत कम है, स्कूल की अटेंडेंस किसी बच्चे की बहुत कम है, तो उस परिवार के लोगों को हम बोलेंगे गरीब यानी कि पुअर। अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग क्लीन वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग क्वालिटी एंड असेट्स, ये भी बहुत ज्यादा कम है, लिमिटेड एक्सेस है, तो इस पर्सन को भी हम क्या बोलेंगे? पुअर बोलेंगे। यानी कि अगर आप देखोगे तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है, तो आपको पता लगेगा कि सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि पैसे के अलावा अगर किसी पर्सन की एजुकेशन, हेल्थ या फिर लिविंग स्टैंडर्ड काफी लो है, तो उस चीज को हम कहेंगे पुअर। यहाँ पर यूएनडीपी और जो हमारी ओपीएचआई यानी कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, वो कहते हैं कि इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को हम मेजर करते हैं ऑन द 3 बेसिस। पहला हेल्थ, दूसरा एजुकेशन और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब याद रखना कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक ऐसा पर्सन वो मल्टी डायमेंशनली पुअर कंसीडर किया जाएगा यदि उसमें से, अगर ये जो ऊपर हमने 3 चीजें देखे, इन तीनों में से किसी एक में भी क्या होती है, उसको कमी देखने को मिलती है। यानी कि ये जो हमारे यूएनडीपी या फिर जो हमारी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन इंडेक्स इनिशिएटिव है, इन्होंने ये कहा है कि अगर इन तीनों में से किसी एक की भी कमी होगी ना, उस पर्सन को हम गरीब कंसीडर करेंगे। ये 3 हमारे बेसिस है, अगर इनमें आप खरे उतरते हो इट्स मीन कि आप अमीर हो, लेकिन अगर आप इन तीनों में कहीं ना कहीं पीछे होते हो, इसका मतलब कि आप गरीब हो। ये जो हमारा एमपीआई है, ये प्रोवाइड करता है पॉवर्टी को काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझने के अंदर हमें हेल्प करता है, जिसके वजह से हमें ये पता लग सकता है कि एक्चुअल में गरीब है कौन, और फिर उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, वो पॉलिसी बना सकते हैं जिससे कि हम इस डेप्रीवेशन को कम कर सकें और पुअर को कंडीशन को सुधार सकें। तो यहाँ पर आपको पता लगता है कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जहां पर आपको ये पता लगता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। यानी कि अगर किसी की एजुकेशन, किसी की हेल्थ, किसी की लिविंग स्टैंडर्ड भी खराब है, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? पुअर कंसीडर करेंगे। लेकिन जो 3 मेजर हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन की कंडीशन को जज करते हैं, देखते हैं कि वो पुअर है या रिच है, उसमें सबसे पहला आता है हेल्थ। किसी की अगर हेल्थ खराब होती है, मोरालिटी रेट बहुत हाई है, न्यूट्रिशन बहुत लो है, दैट पर्सन इज कंसीडर एज अ पुअर। लेकिन अगर वहीं पर किसी की एजुकेशन बहुत खराब है, जहां पर ईयर ऑफ स्कूलिंग बहुत कम है, स्कूल की अटेंडेंस बहुत कम है, तो ही इज ऑल्सो कंसीडर एज अ पुअर। लेकिन अगर किसी की स्टैंडर्ड लाइफ भी बहुत खराब है, या लाइक क्लीन वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग या फिर कुछ और भी एसेट उसके पास नहीं है, तो वो भी क्या कंसीडर किया जाएगा? पुअर कंसीडर किया जाएगा। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिर ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है ना, जो अभी हम देख रहे हैं, जहाँ पर इनकम तो चलो है ही, इनकम के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हमारी क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, जो हमारा लिविंग कंडीशन हो गया, ये सारी की सारी चीजें, ये जो हमारी पॉवर्टी आती है, इनके पीछे का रीजन क्या है? तो व्हाट आर द मेजर रीजन बिहाइंड द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी? देखो, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अराइज होती है ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड स्ट्रक्चरल फैक्टर, जिसमें सबसे पहला आता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। यानी कि जो गरीबी है ना, इसका जो सबसे मेन कॉजेस है आने का, वो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब कि जो पैसे हैं ना, वो सभी के पास इक्वल नहीं है। आपको पता लगेगा कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, रिसोर्सेस लिमिटेड है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लिमिटेड है, जिसकी वजह से एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड बेसिक सर्विसेज जो है वो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को नहीं मिल पाती। लो हाउस होल्ड इनकम के अंदर जितनी भी फैमिली आती है, वो अपने पैसे को न्यूट्रिशन के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर पाते, स्कूलिंग के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर पाते, हेल्थ केयर के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी जो गरीबी है वो अक्रॉस द जनरेशन बढ़ती रहती है और चलती रहती है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जो भी हमारी रिसोर्सेस हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइक्वल होता है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर या फिर बेसिक सर्विसेज, ये सभी के सभी लिमिटेड रिसोर्सेज, इसके वजह से मार्जिनलाइज कम्युनिटीज तक नहीं पहुंच पाती। और जो लो इनकम वाले परिवार होते हैं, वो अपने पैसे को न्यूट्रिशन के ऊपर खर्च नहीं कर पाते, स्कूलिंग के ऊपर खर्च नहीं कर पाते, हेल्थ केयर के ऊपर खर्च नहीं कर पाते, जिसके वजह से उनकी जनरेशन जो है उस पॉवर्टी को क्या करती है? फेस करती रहती है। फिर हम बात करते हैं दूसरे रीजन की, वो है सोशल एक्सक्लूजन। देखो, सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है? इसके अंदर आपको पता लगेगा कि भारत के अंदर कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है,
जेंडर बोल सकते हो कि जेंडर बेसिस बहुत सारे हैं, एथनिसिटी एंड डिसेबिलिटी भी बहुत सारे हैं। तो इन इंडिया या फिर भारत में के अलावा कहीं भी चले जाओ, हर जगह कास्ट, जेंडर, एथनिसिटी या फिर डिसेबिलिटी आपको देखने को मिलती है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, रिसोर्सेज का एक्सेस है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो सभी तक नहीं पहुंच पाती। फॉर इंडिया अगर आप देखोगे तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो इन इंडिया कि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है या फिर अदर सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, वो फेस करते हैं स्ट्रक्चरल बैरियर्स। ठीक है, उनको काफ़ी ज़्यादा बैरियर्स देखने को मिलता है। इसके वजह से क्या होता है कि मल्टी डायमेंशनल डेप्रिवेशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये पॉवर्टी बनी रहती है। यानी कि आप ये समझ गए हो कि सोशल एक्सक्लूजन का, क्योंकि आप सभी सोसाइटी में रहते हो और सभी को पता है कि कई बार जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं या फिर अदर जो सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप है ना, उनको क्या नहीं मिल पाता, उस तरीके का टच, उस तरीके की पुश नहीं मिल पाती जिस तरीके का उन्हें रिक्वायरमेंट होता है, जिसके वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते और इसके वजह से वो पुअर होते चले जाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अगर आप देखोगे तो जितने भी हमारे बोल सकते हो कि गांव है या फिर अलग अलग जगहों पर अगर आप देखोगे तो जो पुअर बैकग्राउंड के पर्सन है ना, उनकी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर भी क्या है, थोड़ी पुअर है, खराब है। तो आपको पता लगेगा कि जो पुअर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके वजह से भारत में होता क्या है कि बच्चों का हाई ड्रॉप आउट रेट होता है। मतलब कि बच्चे स्कूलिंग बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। इनएडुकेट हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है, जिसकी वजह से पॉवर्टी दिनों रात बढ़ती रहती है। क्योंकि मान लो किसी के घर में एक पर्सन कमाने वाला है, 4 लोग बीमार हैं, तो वो पैसा जितना कमाएगा उन 4 लोगों के इलाज करने में लगा देगा, तो उसके पास पैसा बचा नहीं, तो वो और क्या होता जाएगा, गरीब होता जाएगा। तो इट कॉजेस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो आपको पता लगेगा कि पुअर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हाई ड्रॉप आउट रेट हो गए। देखो, पुअर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी स्कूलें खराब है। लाइक मान लो कोई लड़की है, वो 10th-12th में पढ़ती है और स्कूल में मान लो बाथरूम वगैरह की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, उस लड़की को ड्रॉप आउट लेना ही पड़ेगा, स्कूल छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो इसके वजह से स्कूल में ड्रॉप आउट हो जाते हैं। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर उतने खराब और उतने अच्छे नहीं हैं, खराब तो चलो है ही, लेकिन हम थोड़ा पॉजिटिव बोलेंगे कि उतने अच्छे नहीं है। फिर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको क्या पता लगेगा कि इनएडेक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज है, जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ती ही जाती है दिनों रात। चिल्ड्रन फ्रॉम द डेप्राइव्ड हाउस होल्ड, मतलब कि जो थोड़े वंचित बोल सकते हो घर है, उनसे जो बच्चे बिलोंग करते हैं वो इसी ट्रैप में फंस जाते हैं, इसी पॉवर्टी के साइकिल में फंस जाते हैं, क्योंकि उनके पास लिमिटेड ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होता है, जिसके वजह से इस साइकिल में वो चलते रहते हैं और आगे उनकी जो जनरेशन है इस गरीबी को फेस करती रहती है। तो ये हमारा एक और कॉजेस होता है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कॉज होता है वो होता है इन्वायरमेंटल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर। देखो, इन्वायरमेंटल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर में क्या होता है कि अक्सर जो लोग गांव में रहते हैं, जो पर्सन लिविंग करते हैं इन अ रिमोट एरिया, डिजास्टर प्रोन एरिया में या फिर इन्वायरमेंटली डिग्रेडेड एरिया में, उनको बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके वजह से जो उनकी इसेंशियल सर्विसेज होती हैं वो क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं उनके पास तक नहीं पहुंच पाती और वो उसे एक्सेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको क्या होना पड़ता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को फेस करना पड़ता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं तो हमारे पास आता है गवर्नेंस एंड पॉलिसी गैप। देखो, गवर्नेंस एंड पॉलिसी गैप भी एक रीजन है। आपको पता होगा कि भारत के अंदर बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स है, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उतना अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि करप्शन है, पुअर टारगेटिंग है, सोशल प्रोग्राम्स हैं, जिसकी वजह से जो हमारी पॉवर्टी एलिवेशन है ना, ये उतने अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो अगर हम देखें विदाउट इंटीग्रेटेड अप्रोच, अगर हम कोई इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं लाते हैं तो इस मल्टीपल डायमेंशन को, जहां पर एजुकेशन, हेल्थ एंड बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको हम टारगेट नहीं कर पाएंगे, एड्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए पॉलिसी जो है वो फेल हो जाती हैं और पीपल को, जो भी लोग हैं, उनको गरीबी से ऊपर उठाने का वादा करने वाली सरकार की वेलफेयर स्कीम धरातल पर आते आते ही फेल हो जाती है। तो ये हमारे कुछ रीजंस हैं जिनको हमने देखा, जहां पर सबसे पहले इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात कर ली, फिर हमने सोशल एक्सक्लूजन की बात कर ली, लोकल एक्सेस, लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर की बात कर ली, इन्वायरमेंटल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की बात कर ली एंड गवर्नेंस एंड पॉलिसी गैप की भी बात कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इम्पैक्ट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी।
कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की आखिर क्या इम्पैक्ट्स होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। देखो, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो होती है ना, इसके अंदर जो इम्पैक्ट है, सबसे पहला तो ये है कि यहाँ पर सोशल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रभाव जो है वो है इंटी जनरेशनल पॉवर्टी। देखो, इसका पहला इम्पैक्ट इंटी जनरेशनल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पर्सन गरीब घर में मान लो पैदा हो गया और उसके घर में इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को, मल्टी डायमेंशनल पुअर हाउस होल्ड को वो फेस कर रहा है, तो इसके वजह से वो पर्सन क्या होगा, पुअर न्यूट्रिशन को फेस करेगा, इनएडेक्वेट स्कूलिंग को फेस करेगा, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी को फेस करेगा, जिसकी वजह से उसका आने वाला टाइम भी, उसका आने वाला परिवार भी क्या हो जाएगा, गरीब ही रह जाएगा। मतलब कि बोल सकते हो कि यहाँ पर जेनरेशनल पॉवर्टी जो है ना वो बढ़ जाती है इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की वजह से। क्योंकि अगर कोई पर्सन किसी गरीब घर में पैदा हो गया, उसकी स्कूलिंग उतनी अच्छी नहीं हुई, उसका न्यूट्रिशन उतना अच्छा नहीं रहा, तो उसके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आएंगी और लिमिटेड अपॉर्चुनिटी की वजह से वो पर्सन गरीब ही रह जाएगा। तो ये हमारा पहला इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। फिर हमारा दूसरा इम्पैक्ट है हेल्थ बर्डन। देखो, हेल्थ बर्डन क्या है कि अगर मान लो गरीबी है तो गरीबी की वजह से क्या होगा कि पर्सन के पास साफ पानी नहीं पीने को मिलेगा, तो लैक ऑफ एक्सेस टू क्लियर वाटर, सैनिटेशन उसको नहीं मिलेगा, हेल्थ केयर का जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, जिसकी वजह से हाई मोरेबिलिटी एंड मोरालिटी आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो लेबर की प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से पब्लिक हेल्थ कॉस्ट जो है वो भी इसे फेस करना पड़ेगा। मतलब यही है, सिंपल सी बात है। इतना सब अंग्रेजी छोड़ के एक चीज़ समझ सकते हो कि अगर कोई पर्सन पढ़ेगा नहीं तो वो कैसे काम करेगा, चीप काम करेगा, लेबर का काम करेगा, जिसके वजह से उसको गंदा पानी पीना पड़ेगा, सैनिटेशन का उतना तो कोई ध्यान नहीं रखेगा, बीमार पड़ेगा और बीमार पड़ने की वजह से उसके अंदर पैसे लगेंगे, पैसे की वजह से वो और गरीब हो जाएगा एंड ये साइकिल फिर चलता ही रहेगा। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट, जो कि होता है एजुकेशन डेफिसिट। एजुकेशन डेफिसिट का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन गरीब है तो उसको एजुकेशन उतना अच्छा नहीं मिलेगा, लो लिटरेसी होगी, स्किल लेवल उतना अच्छा नहीं होगा, जिसके वजह से उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी घट जाएगी, जिसकी वजह से जो पॉवर्टी है वो बनी रहेगी और पॉवर्टी आगे ट्रांसफ़र होती रहेगी। फिर आता है सोशल इनइक्वालिटी। इसका मतलब क्या है कि देखो, ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है ना, इसके वजह से और क्या हो सकता है कि जो हमारे इनइक्वालिटीज हैं, जैसे कि फेसिंग सोशल टेंशन, एक्सक्लूजन एंड मार्जिनलाइज या वैल्यूएबल कम्युनिटीज, इनके बीच में अगर देखोगे जो भी मार्जिनलाइज हैं, वैल्यूएबल कम्युनिटीज हैं, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, इनके बीच में टेंशन्स, एक्सक्लूजन और फीलिंग सोशल टेंशन्स, ये सब चीज़ें आने लगेंगी। क्यों? क्योंकि ये लोग गरीब होंगे तो सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगा कि कई बार जो अमीर गरीब है उनके बीच में टेंशन्स होते रहते हैं, गरीबों को कोई पूछता नहीं है, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है कई बार। तो दैट आर द कंडीशन जो कि हमें इसकी वजह से देखने को मिलती है। एंड इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास आता है इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है कि जो हाई पॉवर्टी रेट है ना, ये कंस्ट्रेन करके रख सकती है इकोनॉमिक ग्रोथ को। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि अगर पॉवर्टी बढ़ती जाएगी तो भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी नहीं हो पाएगी ना। तो बाय लिमिटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल्ड लेबर, क्योंकि हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर नहीं होगा, हमारा जो कंजम्पशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा और हमारी जो डिपेंडेंसी है वो केवल और केवल वेलफेयर स्कीम पर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हमें इंटी जनरेशनल पॉवर्टी देखने को मिलता है, हेल्थ बर्डन देखने को मिलता है, एजुकेशनल डेफिसिट, सोशल इनइक्वालिटीज एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन देखने को मिलते हैं। अब देखो कौन से ऐसे स्टेप हैं, कौन से ऐसे मेजर हैं जो लिए जा सकते हैं टू एड्रेस द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को खत्म करने के लिए हम बहुत सारे जो बोल सकते हैं कि मेजर्स जो हैं वो ले सकते हैं, जिसके अंदर आप देखोगे तो सबसे पहला आता है स्ट्रेंथिंग द एजुकेशन, यानी कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी अच्छा करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हो तो अगर आप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हो सभी को, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन आप यूनिवर्सल बेसिस पर एक्सेस प्रोवाइड करते हो, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हो, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को वोकेशनल ट्रेनिंग देते हो, तो इसके वजह से क्या होगा कि ह्यूमन कैपिटल जनरेट होगा और इसके वजह से जो हमारी पॉवर्टी है वो भी कम हो जाएगी। मतलब क्या है कि आप जो ये एजुकेशन दे रहे हो, जो क्वालिटी एजुकेशन है जिसकी फीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, अगर आप बीटेक करने जाते हो तो साल के 1,20,000 फीस देने पड़ते हैं। इवन मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, यूपी की टॉप कॉलेज आईआईटी की बात कर रहा हूँ, लखनऊ की, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको इतने पैसे देने पड़ते हैं, सोचो। और ये तब की बात कर रहा हूँ जब ईयर 2019 था, व्हेन आई वाज इनरोल्ड, ठीक है ना, अभी का तो मेरे को नहीं पता। तो इतने पैसे देने पड़ते हैं और सोचो उस टाइम पर
जो क्वालिटी एजुकेशन है क्या वो गरीबों के लिए अफोर्डेबल है? नहीं है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्वालिटी एजुकेशन को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाया जा सके, स्कॉलरशिप जो है वो सभी को प्रोवाइड करी जाए, जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो उनको दी जाए, जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा, तो इसके वजह से गरीबी जो है वो घटेगी। क्योंकि अगर हर घर का बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा, हर घर का तो नहीं बन सकता, लेकिन जो काबिल है वो अगर बनेगा, किसी गरीब घर का बच्चा जो काबिल है वो अगर बनेगा, देन डेफिनेटली जो पॉवर्टी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। फिर आती है इंप्रूविंग द हेल्थ केयर एक्सेस, यानी कि सरकार को क्या करना चाहिए, जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर है ना उसको एक्सपेंड करने की नीड है। जो भी हमारे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हैं उनको एक्सपेंड करने की नीड है। जो भी हमारे इम्यूनिटाइजेशन प्रोग्राम है, इम्यूनिटाइजेशन मतलब कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो प्रोग्राम है उनको एक्सपेंड करें, न्यूट्रिशनल स्कीम को एक्सपेंड करें, जिसके वजह से लोगों का हेल्थ रिलेटेड जो डेप्रीवेशन है वो कम होगा और इसके वजह से उनकी जो गरीबी है वो भी दूर हो जाएगी। फिर इसके बाद से आता है इनहेंसिंग द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि गवर्नमेंट को जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउसिंग, इन सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, हर एक पर्सन तक पहुंचाना चाहिए। अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी किया है इन सारी चीज़ों के अंदर, जहां पर वो क्या करते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पानी, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज़ें और लोगों तक पक्का मकान पहुँचाने की कोशिश भी गवर्नमेंट के द्वारा जो की जा रही है वो डिलीवर हुई है। फिर इसके बाद से हम आते हैं कि हम और क्या मेजर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि टारगेटेड सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग जो कि क्या है, पुअर हैं, जिनकी एजुकेशन सिस्टम उतनी अच्छी नहीं है, हेल्थ उतना अच्छा नहीं है, तो उनको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम लाके उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को और अच्छा कर सकते हैं, पेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं वल्नरेबल ग्रुप के लिए, जिसकी वजह से जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है ना वो साइमल्टेनियसली मतलब धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और पर्सन जो है वो इस पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ जाएगा। फिर हम बात करते हैं इंक्लूसिव गवर्नेंस। इंक्लूसिव गवर्नेंस में क्या है कि सरकार जितनी भी वेलफेयर स्कीम लेकर के आती है ना, इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा अच्छे तरीके से हो। ऐसा ना हो कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी बुरी तरीके से हो रहा है और पर्सन तक जो सरकार का वेलफेयर मॉडल है वो पहुंच ही नहीं पा रहा। तो अगर हम इम्प्लीमेंटेशन को अच्छा करते हैं तो इसके वजह से करप्शन घट जाएगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, प्लानिंग, ये सभी चीज़ें इंश्योर होंगी, तो जो रिसोर्सेस हैं वो सही इंसान तक पहुंच पाएंगी, जिसकी वजह से पॉवर्टी कम हो जाएगी। फिर इसके बाद से हमारे पास आता है एम्पावरिंग द वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट कर सकते हैं, वुमेन को एजुकेशन के अंदर प्रमोट कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है फाइनेंशियल इंक्लूजन, अगेन ऐसे के अंदर जाओगे, मैंने ऐसे की प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ा रखा है, जाके देख लेना, है ना। तो वहाँ पर वुमेन को डाला जा सकता है, जो हमारे पुअर लोग हैं उनको हम फाइनेंशियली इंक्लूड कर सकते हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी हम बढ़ा सकते हैं, जिसके वजह से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो घटेगी। वुमेन जो है वो क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इस गरीबी का सबसे बड़ा जो है भार जो है वो उसके ऊपर ही आता है, तो उसको हम इससे फ्री कर सकते हैं। इसके वजह से जो हमारी ये पॉवर्टी है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, इसको हम एड्रेस कर सकते हैं। तो एड्रेस करने के लिए सबसे पहला मेजर कि हम एजुकेशन को स्ट्रेंथन कर दें, हम अपने हेल्थ केयर को इंप्रूव कर दें, हम अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इनहेंस कर दें, सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम को हम और भी ज़्यादा टारगेटेड कर दें और हमें इंक्लूसिव गवर्नेंस को भी इंप्लीमेंट करने की नीड है और हमें वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को भी एम्पावर करने की नीड है। अब आते हैं कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है ना, इसका इंडिया के अंदर क्या रोल है ना। मतलब कि ये जो हमारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, भारत के अंदर इसका डाटा क्या कहता है, भारत के अंदर हमें इसकी करंट सिचुएशन क्या देखने को मिलती है। तो आपको पता लगेगा कि इन इंडिया यहाँ पर प्रोग्रेस जो है ना, इन इंडिया मेड प्रोग्रेस इज रिड्यूसिंग पॉवर्टी, यानी कि भारत के अंदर जो प्रोग्रेस है उससे पॉवर्टी कम हो रही है, लेकिन जो मल्टी डायमेंशनल डेप्रीवेशन है ना वो अभी भी क्या है, फैली हुई है। देखो पॉवर्टी इज नॉट रिलेटेड टू ओनली मनी, है ना। तो देखो पैसा कमाना तो सभी को आता है, हर कोई कमा लेगा, है ना। तो उसकी वजह से पॉवर्टी, पैसा अगर किसी को दे रहे हो और सोच रहे हो पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, तो नहीं होगी ना। तो पैसा कमाने, भारत में डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, ठीक है, लेकिन पॉवर्टी नहीं घट रही। क्यों? क्योंकि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है ना वो अभी भी क्या है, बढ़ती जा रही है, स्पेशली इन अ रूरल एरिया अमंग द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। क्योंकि गाँव के अंदर अभी भी देखोगे तो जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनकी एजुकेशन अभी भी अच्छी नहीं है। हालांकि वो जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। इवन कई सारे लड़के ऐसे हैं जो मेरे से भी ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं ना, लेकिन क्या है कि उनकी जो गरीबी है, केवल अगर पैसों से देखोगे तो ठीक है, लेकिन
अगर पैसे के अलावा एजुकेशन देखोगे, हेल्थ देखोगे, तो इन सब चीज़ों की वजह से तो वो अभी भी गरीब हैं। तो यहाँ पर ये बात करी जा रही है भारत के संदर्भ में। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, अगर भारत की बात करोगे तो नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स जो है 2021-2022 की, वो कहती है कि अबाउट 27.9 यानी कि लगभग 28% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन जो है ना, वो एक्सपीरियंस करता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, ये क्या करती है, हाईलाइट करती हैं कि भारत के अंदर एक इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन इंटरवेंशन की नीड है। कुछ प्रोग्राम जैसे गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, मिड डे मील स्कीम जैसी चीजें लाई हैं, जिसकी वजह से इन डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी को क्या किया जाए, एड्रेस किया जाए। लेकिन अभी भी जो हमारा गैप है ना, वो बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इनकी कवरेज, इनकी क्वालिटी और इनकी इफेक्टिवनेस उतनी अच्छी नहीं है। तो ये हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो भारत के अंदर क्या कहती है, उसके बारे में हमने देखा। हमने ये देखा कि भारत में विकास तो हो रहा है, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस तो हो रहे हैं, लेकिन गरीबी अभी भी वैसे ही बनी हुई है। गरीबी क्यों बनी हुई है? क्योंकि जो अभी भी हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है ना, जो कि गवर्नमेंट की नीति आयोग है वो ये डाटा रिलीज करती है कि 27.9% ऑफ इंडियन जो है ना, वो अभी भी एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर, लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर उसी तरीके की डेप्रिवेशन को फेस करते हैं जैसे वो पहले फेस करते थे। हालांकि पैसा कमा रहे हैं, बट पैसा इज नॉट द होल थिंग, जिसकी वजह से सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम भी लेकर के आए, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, मिड डे मील स्कीम हो गई। लेकिन जो आपकी पॉवर्टी है ना, वो अभी भी ऐसी ही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की ये स्कीम्स हैं, जो ये योजनाएं हैं, इनको इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं किया जा रहा। इनके अंदर जो कवरेज है वो अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रही, इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है और इसकी इफेक्टिवनेस भी उतनी अच्छी नहीं है। बट अब हम आते हैं कंक्लूजन के ऊपर कि आखिर कंक्लूजन क्या हो सकता है। तो फॉर इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्री, अगर आप देखोगे भारत और दूसरे डेवलपिंग कंट्री के लिए, तो ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को रिड्यूस करने की बात होती है ना, ये सिर्फ इंपरेटिव नहीं है बल्कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। सोशल कोहेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इसलिए अगर हम मल्टी डायमेंशनल डेप्रिवेशन के ऊपर फोकस करते हैं, गवर्नमेंट एक पॉलिसी बना सकती है जिसके अंदर वो इंपावर कर सकती है लोगों को, ब्रेक कर सकती है इस इंटर जनरेशनल पॉवर्टी को और इंश्योर कर सकती है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट को। अगर हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को अगर हम देखें तो इनकम के अलावा हम इसके अंदर जो हेल्थ है उसको इंक्लूड कर सकते हैं, एजुकेशन को इंक्लूड कर सकते हैं और बेसिक सर्विसेज को इंक्लूड कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये पॉवर्टी खत्म हो सकती है। अब देखो, एंडिंग सच पॉवर्टी, अगर हम इस पॉवर्टी को खत्म करते हैं, द कोर ऑफ SDG 1 विच एम टू एलिमिनेट पॉवर्टी इज ऑल इट्स फॉर्म, यानी कि जो हमारा SDG 1 है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1, वो भी इसी चीज की बात करता है कि हम क्या करेंगे, गरीबी को दूर करेंगे। तो अगर हम इस चीज को अचीव करें, इस चीज को फुलफिल करें, तो हम कहीं ना कहीं हमारे SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को थ्रू द टारगेटेड एंड इंक्लूसिव पॉलिसी, जो कि काफी ज्यादा इसेंशियल भी हो जाता है अगर हम बात करते हैं SDG 1 को अचीव करने की। तो जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि कोई भी पर्सन इस डेवलपमेंट में पीछे ना छूट जाए, हर पर्सन हमारे साथ ही क्या हो, इस डेवलपमेंट में आगे बढ़े। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कंटेंट जो कि मैंने आपको डिलीवर किया ऑन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। आई होप एंड आई बिलीव कि आपको समझ में आया हो। देखो, नो डाउट मैं हर वीडियो के अंदर यही बोलता हूँ कि आपको 300 वर्ड लिखने हैं, और ये जितने भी आप वर्ड देख रहे हो ना, ये मोर देन 300 वर्ड है ना। लेकिन मैं इतना इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपके माइंड में जो टॉपिक है ना, उसको लेकर के ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, आप समझ पाओ कि हम जो चीजें पढ़ रहे हैं ना, अगर इस टॉपिक के ऊपर कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, तो यू आर द वन जो कि इस टॉपिक को नहीं स्किप करोगे, नहीं छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ ऐसे का कंटेंट नहीं देखा है, आपने होलिस्टिक वे में इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को कवर किया है। तो ये जो होलिस्टिक कवरेज है ना, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो। मैं नहीं कहता कि एग्जाम में यही टॉपिक आएगा, लेकिन अगर मान लो इस टॉपिक से आसपास रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है, इतना पढ़ने के बाद क्या वो टॉपिक आप छोड़ सकते हो? मुझे नहीं लगता कि आप छोड़ोगे, ठीक है ना। यू विल लव वन पर्सन, यू विल बी वन ऑफ देम, जो कि डेफिनेटली आप क्या करोगे, अपने ऐसे को लिखोगे एंड कंप्लीट भी करोगे, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स भी दे करके जाएंगे। तो ये था पूरा का पूरा मेरा सार, मेरा माइंडसेट जो कि मैंने आपको बताया। आई होप एंड आई बिलीव कि आपको समझ में आया हो मेरी हर एक बात और हर एक चीज़। बस आप उसे इम्प्लीमेंट करना, ऐसे लिखना। बाकी जो भी आपके अच्छे बुरे जो भी आपके फीडबैक सजेशंस होते हैं, आप मुझे दे सकते हो, एंड आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन
देम एंड मैं अपने आप को और भी बेटर ज़रूर से करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।